लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान युद्ध ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। देश की अर्थव्यवस्था इस समय संकट से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर चली गई। कतर से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति लगभग पूरी तरह रुक चुकी है। फैक्ट्रियों के लिए गैस का आयात ठप हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि पूर्वी देशों से वैकल्पिक आपूर्ति की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक है। पिछले 2 दिनों में ही घरेलू रसोई गैस एलपीजी के दाम ₹60 प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में भी भारी उछाल की पूरी संभावना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में ईंधन के दामों में 10 से ₹15 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह आम आदमी से लेकर उद्योग क्षेत्र तक सभी के लिए बड़ी समस्या बनने वाला है। विपक्ष ने सरकार पर जिम्मेदार रवैया न अपनाने का आरोप लगाया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे तनाव ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया है। यह जलदमरू मध्य दुनिया के 20% तेल और गैस का मार्ग है। ईरान और उसके समर्थक हूती विद्रोहियों के हमलों से व्यापारिक जहाजों का आवागमन बुरी तरह से बाधित हो गया है। भारत अपनी 85% कच्चे तेल की जरूरत आयात से पूरी करता है, जिसमें खाड़ी देशों का बड़ा हिस्सा है। कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता है, जो अब पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। उद्योग जगत में हाहाकार मच गया है। गैस आधारित उर्वरक, रसायन, सिरेमिक और ग्लास उद्योग पूरी तरह ठप होने की कगार पर हैं। छोटे और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी उत्पादन प्रभावित हो रहा है। स्टॉक मार्केट में ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। निवेशक ऊर्जा संकट से डरे हुए हैं। आरबीआई ने भी आपात बैठक बुलाई ताकि महंगाई पर नियंत्रण के उपाय सोचे जा सकें। सरकार ने तत्काल कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व से तेल छोड़ने का फैसला लिया गया है। यह भंडार 5 मिलियन टन तेल रखने की क्षमता वाले हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल अस्थायी समाधान है। रूस से अतिरिक्त तेल आयात बढ़ाने की कोशिश तेज हो गई है। अमेरिका और पूर्वी देशों ने भी आपूर्ति के लिए बातचीत चल रही है। बायोडीजल और सीएनजी को बढ़ावा देने की योजना पर काम तेज कर दिया गया है। आम उपभोक्ता के लिए भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रसोई गैस के अलावा सीएनजी वाहनों के मालिकों को भी परेशानी होगी। खाद्य पदार्थों के दामों में उछाल आएगा क्योंकि परिवहन खर्च बढ़ेगा। सब्जी, फल, अनाज सब महंगे होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में डीजल आधारित सिंचाई प्रभावित होगी। किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। महंगाई की आग आम जनता को झुलसाएगी। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा पर लंबे समय से उपेक्षा की गई है। चुनाव खत्म होने के बाद देखिए कि कैसे पेट्रोल और डीजल पर दाम बढ़ जाएंगे। ये चेतावनी हम बहुत पहले दे चुके हैं। जो 26-27 लाख करोड़ रुपए पिछले 12 साल में सरकार ने पेट्रोल डीजल के टैक्स के माध्यम से कमाए हैं, क्या वो लाभ ऐसी संकट की घड़ी में उपभोक्ता को नहीं दिया जा सकता? हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं। रही है 20 आप 9 अप्रैल की इंतजार करिए, चुनाव हो जाने दीजिए। देखिए ये जब भी चुनाव खत्म हो रहे हैं, देखिए ये सारे पेट्रोल और डीजल पे कैसे दाम बढ़ाते हैं। और ये चेतावनी हम बहुत पहले दे चुके हैं। जो 26-27 लाख करोड़ रुपया पिछले 12 साल में सरकार ने टैक्सेस के माध्यम से तेल, पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगते हैं, जो वैट्स लगती हैं, जो ड्यूटीज लगती हैं, एक्साइज लगती है, जो उस पे कमाया है, क्या वो लाभ ऐसी संकट की घड़ी में उपभोक्ता को नहीं दिया जा सकता? हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने शांति का प्रस्ताव रखा है, लेकिन फिलहाल मिडिल ईस्ट संकट खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। अमेरिका, ईरान, इजराइल तनाव चरम पर है। हूती विद्रोहियों ने रेड सी में हमले तेज कर दिए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ रहा है। जीडीपी ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विदेश निवेश घटेगा। रुपया पहले ही कमजोर हो चुका है। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट जारी है। आरबीआई को ब्याज दरें बढ़ाने पड़ सकती हैं। आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। लंबे समय के समाधान के लिए ऊर्जा नीति में बदलाव जरूरी है।
नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बनानी होगी और सौर पवन ऊर्जा क्षमता दोगुनी करनी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा, रिफाइनरी क्षमता बढ़ानी होगी, जैव ईंधन पर रिसर्च तेज करना होगा। ऊर्जा संरक्षण के उपाय अपनाने होंगे। सरकार ने कई आपात उपाय घोषित किए हैं। सार्वजनिक परिवहन में सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाएगी। फैक्ट्रियों में ऊर्जा संरक्षण के निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों को डीजल सब्सिडी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। उर्वरक कंपनियों को विशेष पैकेज देने की योजना है। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टियों का पैटर्न बदला जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा, गैस, पेट्रोल और हर तरह का ईंधन आने वाले समय में समस्या बनने वाला है, क्योंकि हमारी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया गया है। सी नॉर्मली प्रोसीजर होता है कि यू कैन आस्क टू टॉक। तो आई हैड आस्क्ड टू बी अलाउड टू मेक अ स्टेटमेंट कि मैं स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज़ क्या है, दैट gas is going to be a problem, petrol is going to be a problem, all fuel is going to be a problem, because essentially our energy security has been compromised. Flawed foreign policy has created this problem. Now it doesn't matter अभी क्या करना है, अभी प्रिपेयर करना है। अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को एकदम प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रेपरेशन नहीं की तो फिर करोड़ों लोगों का ज़बरदस्त नुकसान होगा। कोविड की जैसे कोविड से निपट लिया वैसे ही निपट लेंगे। राहुल जी वो कह रहे हैं कि जैसे कोविड से it's a much bigger issue. It's a much bigger issue than oil is being allowed, oil is not being allowed. This war is fundamentally about the current world order. Right? This is a much bigger thing than Iran is allowing us to allow fuel, not allow fuel. विशेषज्ञों का मानना है कि यह संकट 2 से 3 महीने तक चल सकता है। अगर युद्ध लंबा खींचा तो आर्थिक मंदी के हालात बन सकते हैं, निर्यात प्रभावित होगा, रेमिटेंस पर भी असर पड़ेगा। खाड़ी में काम करने वाले 90 लाख भारतीयों की नौकरियां खतरे में हैं। भारत सरकार ने उनके लिए हेल्पलाइन शुरू कर दी है। लंबे समय से चली आ रही नीतिगत कमियों को सुधारना होगा। निजी क्षेत्र को रिफाइनरी व गैस क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना होगा। ऊर्जा कूटनीति को नई दिशा देनी होगी। आम जनता से अपील की गई है कि ऊर्जा संरक्षण में सहयोग करें, बिजली का कम इस्तेमाल करें, पानी का सदुपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, अनावश्यक यात्राओं से बचें, घरेलू उपकरणों का कम उपयोग करें। सामूहिक प्रयास से ही इस संकट से पार पाया जा सकता है। शशि थरूर ने कहा है कि भारत के हित खाड़ी के अरब देशों के साथ जुड़े हैं और भारत को ईरान के अपेक्षाकृत खाड़ी देशों के साथ स्टैंड लेना चाहिए, जहां 90 लाख भारतीय रहते हैं। निवेश और ऊर्जा सुरक्षा भी वहीं से जुड़ी है, लेकिन भारत ईरान से संबंध भी बनाए रखना चाहता है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.